नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माइंड मैप के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे आप सभी साथी? एकदम बढ़िया, फिट एंड फाइन, तैयारी बढ़िया से चल रही है, अच्छे से चल रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस यानी कि विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस जो साइंस का कवर करेंगे वो लेकर के आए हूं, है ना। तो लगातार बने रहना है और हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा कि भाई आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाए अच्छे से, है ना। तो पहले मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और उतने समय में आपको उत्तर देना है उसका, है ना। मन में सोच लेना है कि इसका उत्तर क्या होगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न के अनुसार आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं और लगातार बने रहना है, पढ़ने के उद्देश्य से रहना है ना, इधर उधर ये फालतू कमेंट मैसेज नहीं करने, पढ़ने के उद्देश्य से लगातार बने रहना है, ठीक है। चलिए, तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की कक्षा को, क्योंकि समय आपके लिए बेहद कीमती और हमारे लिए भी, है ना, आपका समय। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, यह रहा पहला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और प्रश्न कहता है हमसे कि निकट दृष्टि दोष, यानी अपना ये जो लेंस वाला चैप्टर है ना, लाइट वाला चैप्टर, प्रकाश वाला, वहां से ये प्रश्न है ना। और प्रश्न कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम्स में इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि निकट दृष्टि दोष यानी जिसे मायोपिया कहा जाता है, और दूर दृष्टि दोष यानी जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ये दो रोग दे रखे हैं और इनका इलाज पूछा है कि भाई इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, इनका इलाज क्या है, इनका उपचार क्या है ना। पहला, समतल अवतल और बेलनीय लेंस द्वारा, उत्तल और अवतल लेंस द्वारा, अवतल और उत्तल लेंस द्वारा, अवतल और बेलनीय लेंस द्वारा, है ना। तो ये आपको बताना है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की दृष्टि तो ठीक है, दोष किसमें है? दूर की दृष्टि में, यानी निकट का तो साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। और अगर बात की जाए दूर दृष्टि दोष के बारे में, तो दूर की दृष्टि तो ठीक है, यानी दूर का तो साफ दिखता है, लेकिन पास की चीजें साफ नहीं दिखती, धुंधली दिखती हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के दोष। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष में तो हम अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। कौन सा लेंस का चश्मा? अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस का चश्मा। निकट दृष्टि दोष में तो हम कौन सा लेंस का चश्मा लगाते हैं? अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, यानी कि कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाते हैं। तो ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। और इसका उल्टा कर देंगे, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें हम कौन से लेंस का चश्मा लगाएंगे? उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस का हम चश्मा लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का चश्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब आपके सामने है। निकट दृष्टि दोष के लिए तो हमने चश्मा लगाया अवतल लेंस का। तो देखो, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए दोनों, अवतल बेलनीय लेंस भी कट हो गया, तो यहां पर सही ऑप्शन आपके पास आ जाता है सी, अवतल और उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का चश्मा, ठीक है। दो तो ये याद रखना। इसके अलावा एक बीमारी और कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। यहां मैं लिख देता हूं, उस बीमारी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि ना तो पास की चीजें दिखती है ना दूर की, दोनों ही समस्याएं एक साथ आ जाती है बुढ़ापे में ना। तो ये जरा दृष्टि दोष है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रेस बायोपिया। जैसे वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, वैसे ही इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। और इस जरा दृष्टि दोष में हम बाईफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाते हैं ना, जिसमें ऊपर होता है अवतल लेंस और नीचे होता है उत्तल लेंस। तो इसमें हम बाईफोकल लेंस का चश्मा लगाते हैं। और बाईफोकल लेंस का चश्मा कुछ ऐसा होता है, देखिए ये चश्मा मैंने बनाया, इसमें ऊपर की तरफ तो होता है अवतल लेंस, ऊपर की तरफ तो होता है अवतल लेंस, और नीचे इसमें होता है उत्तल लेंस। नीचे इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो एक बीमारी तो आप ये याद रखेंगे, और दूसरी बीमारी आप कौन सी याद रखेंगे? एक बीमारी और याद रखना यहां पर, और वो बीमारी है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष, है ना। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इधर लिख देता हूं मैं, जगह बची मेरे पास, देखो यहां मैं लिख देता हूं, रोग है, बीमारी है दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष। दृष्टि वैषम्य दोष या इसी को कहते हैं अबिंदुकता
अंग्रेजी भाषा में इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। और इसमें हमको चश्मा लगाना है, इसमें हमको चश्मा लगाना है बेलनाकार लेंस का। कौन से लेंस का चश्मा लगेगा? बेलनाकार लेंस का चश्मा लगेगा। तो ये 4 अलग अलग रोग मैंने आपको बताए। पहला निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, जिसमें अवतल लेंस का चश्मा लगाया। दूसरा दूर दृष्टि दोष, जिसमें हमने उत्तल लेंस का चश्मा लगाया। तीसरा जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे के कारण, जिसमें हमने बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस, जिसमें ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस का चश्मा लगाया। और लास्ट हमने पढ़ा एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष, जिसमें हमने बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाया। ठीक है, तो ये चश्मों से संबंधित और 4 प्रकार के नेत्र संबंधी रोगों का एक ही प्रश्न में अपन ने क्लियर कर लिया है मामला। ठीक है, ये लो, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है प्रश्न, है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो प्रश्न मैं वो लेके आया हूं, वैसे तो साइंस था है, लेकिन प्रश्न मैं वो लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है और बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। हर पिछले 2 साल में 3 साल में बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं या इनके आसपास के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ना, वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आप इनके आसपास के फैक्ट्स भी याद करेंगे और इन प्रश्नों को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ढंग से, है ना। तो प्रश्न है क्वाशियोर प्रश्न है क्वाशियोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण का एक प्रकार है क्वाशियोर, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है कि हम खाने में संतुलित आहार यानी कि खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट या वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल यानी कि खनिज लवण, फाइबर्स यानी कि रेशे और साथ में पानी या जल, इन सब का उपयोग करते हैं। इन सब में से अगर हम प्रोटीन की बात करें, स्पेशली प्रोटीन की, है ना, तो प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में 2 रोग देखने को मिलते हैं। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में 2 रोग देखने को मिलते हैं। पहला रोग का नाम है क्वाशियोर, पहले रोग का नाम है क्वाशियोर, जो कि आपका प्रश्न भी है यहां पर। और दूसरे रोग का नाम है मेरेस्मस, दूसरे रोग का नाम है मेरेस्मस। ये दोनों बीमारियां छोटे बच्चों में देखने को मिलती हैं। उम्र भी याद रखना, काफी बार उम्र से संबंधित प्रश्न भी यहां पर पूछा गया है। जो क्वाशियोर है ये तो आपका 1 से लेकर 4 या 5 साल तक के बच्चों में होता है, और ये जो मेरेस्मस है ये 1 साल तक के बच्चों में होता है। इसके अलावा एक विशेष पॉइंट और याद रखना है यहां पर, ये जो क्वाशियोर है ये तो शुद्ध प्रोटीन की कमी से होता है ना। केवल अगर एग्जाम में पूछे प्रोटीन की कमी केवल, तो उसमें तो आपको उत्तर देना है क्वाशियोर, है ना। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे मेरेस्मस, तो वहां आपको 2 चीजों की कमी बतानी है। एक तो आपको बतानी है प्रोटीन की कमी, और दूसरा आपको बतानी है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा की कमी कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा की कमी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। प्रोटीन की कमी से यहां पर कौन सा रोग या कौन सी बीमारी होगी? क्वाशियोर। 1 से 4 या 5 साल तक के बच्चों में ये रोग देखने को मिलेगा, ना। शरीर सूखकर कांटा हो जाएगा एकदम, लेकिन पेट फूल जाएगा, ना। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चे का, त्वचा पीली पड़ जाएगी, आंखों में गड्ढे पड़ जाएंगे। ठीक है, रोग कौन सा है? क्वाशियोर। प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है ना। और एक दिन में एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 65 से 70 ग्राम, अगर एक पुरुष है नर, तो प्रतिदिन उसको लगभग 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है प्रतिदिन। और अगर एक महिला है, मादा है, तो उसको लगभग 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। उसको प्रतिदिन लगभग 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। ठीक है, प्रोटीन को शरीर का निर्माणकारी तत्व यानी कि बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। और प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन के अंदर एक विशेष पॉइंट याद रखना, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अलावा साथ साथ में नाइट्रोजन भी स्पेशल रूप से पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर क्लियर किए। क्लियर, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ है यहां पर। क्वाशियोर, प्रोटीन की कमी से रोग। और प्रोटीन के बारे में मैंने आपको 1-2 पॉइंट और बता दिए, है ना। प्रोटीन को निर्माणकारी तत्व या बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहा जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहा जाता है, शरीर का निर्माणकारी तत्व कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। और साथ में हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है इसका निर्माण होता है आपके अमीनो अम्लों के मिलने से। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड यानी कि अमीनो अम्लों के मिलने से। या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन किसके बहुलक हैं? प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। प्रोटीन किसके बहुलक हैं? एमिनो एसिड्स या अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। सिंपल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले नंबर पे। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल शुगर में माधुर्य मान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है?
देखो दो तरह की शर्कराएं होती हैं, एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, है ना। तो प्राकृतिक शर्कराओं में तो सबसे ज्यादा मीठा कौन है? फ्रक्टोज, जो फलों में मिलता है। कृत्रिम शर्कराओं की जब बात आती है तो ये ऑप्शन दिए जाते हैं और बार बार ये प्रश्न आरएस तक में पूछा हुआ है, तो ये प्रश्न याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा जो माधुर्य मान होता है, सबसे ज्यादा जो मीठापन होता है वो यहां पर एलिटेम में होता है। किसमें होता है? एलिटेम में। और ये एलिटेम इस सुक्रोज की तुलना में लगभग 2000 गुना मीठा होता है। सुक्रोज से लगभग कितने गुना मीठा होता है? तो याद रखना 2000 गुना मीठा, 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। किसकी तुलना में? चीनी की तुलना में, है ना। सुक्रोज का मतलब अपन कह सकते हैं चीनी, है ना। और एक कभी कभी सैकरिन भी पूछ लेते हैं, तो सैकरिन लगभग 550 गुना मीठा होता है ना। सैकरिन लगभग 550 गुना मीठा होता है, ठीक है। चीनी की तुलना में 550 गुना मीठा होता है सैकरिन, है ना। पारंपरिक रूप से जो कृत्रिम मधुरक काम में लिया जाता है वो सैकरिन है। पारंपरिक रूप से यानी लंबे समय से जो काम में लिया जाता है वो सैकरिन काम में लेते हैं ना। वैसे सबसे मीठा कौन होता है? एलिटेम, ठीक है। ये सुक्रालोस और एलिटेम ये लगभग 100 से 200 गुना मीठे होते हैं, ठीक है। चलिए एक बात और सुन लीजिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं यानी मधुमेह रोगी होते हैं, उनके लिए ये शुगर्स बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये स्वाद में मीठी जरूर है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, और उसकी वजह से ये जो है शुगर लेवल नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कृत्रिम मधुरक हैं ये किसके लिए फायदेमंद है? ये कृत्रिम मधुरक आपके मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है ना। तो ये जो कृत्रिम मधुरक हैं यानी आर्टिफिशियल शुगर्स, ये मधुमेह रोगियों के लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो ये मधुमेह रोगियों के लिए क्या है? फायदेमंद है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये प्रोटीन है, तो ये शुगर का लेवल नहीं बढ़ाएंगे ना डाइजेशन के बाद, इसलिए ये ज्यादा फायदेमंद है बजाय शुगर के, सुक्रोज के, चीनी के, ठीक है। मधुमेह रोगी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्या है सिस्टम इनका। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन। ये विटामिन वाला कॉन्सेप्ट बार बार परेशान करता है, विटामिन वाला कॉन्सेप्ट बार बार परेशान करता है। आज इसका टंटा खत्म करते हैं। विटामिन शरीर को एनर्जी नहीं देते किसी तरह की, कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। खोज की गई थी फंक के द्वारा, है ना। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, तो विटामिन के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो पानी में घुलनशील और एक पानी में अघुलनशील, जल में विलेय वाटर सॉल्युबल, और दूसरे हैं जल में अविलेय, जल में अविलेय यानी कि पानी में अघुलनशील। और जो पानी में अघुलनशील हैं उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं वसा में घुलनशील। बस ऐसे समझ लो। पानी में कौन कौन से घुलते हैं? तो बी और सी, 2 विटामिन याद रखना। गई भैंस पानी में, कैसे याद रखोगे? गई भैंस पानी में। या एक और तरीका याद रखने का, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं WBC, यानी बी और सी पानी या वाटर में घुलते हैं, ठीक है ना। तो WBC से याद रख सकते हैं या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, गई भैंस पानी में, ठीक है। तो बी और सी पानी में घुलते हैं और बाकी जो विटामिन है A, D, E और K, ये किस में घुलते हैं? फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलते हैं, ठीक है ना। तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो बी और सी को तो काट ही दो। देखो यहां सी आ गया, यहां बी आ गया, यहां भी सी आ गया, एक ही ऑप्शन में दे रखा है A और D। बाकी के भी आप लिख सकते हो E और K, है ना, ये याद रखना। क्लियर है? तो विटामिन वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील कौन कौन से, ये मैंने आपको बताया ना। विटामिन कहां से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। काम क्या करते हैं? शरीर को एनर्जी नहीं देते लेकिन बीमारियों से बचाते हैं ना, उपापचय क्रियाओं में मदद करते हैं, और अलग अलग कुछ पर्टिकुलर काम भी होते हैं विटामिनों के ना, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। फंक ने खोज की थी। और हम बात करना चाहें तो विटामिन कार्बनिक होते हैं, ठीक है ना, कार्बनिक ऑर्गेनिक होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां से, तो आपका ये विटामिन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां से खोज लिख लेना, खोज याद रखना, फंक ने की थी, फंक ने। खोज में आप 3 वैज्ञानिक याद रखना, एक तो नाम याद रखना ल्यूनिन, एक आप याद रखना फंक, 2 नाम याद रख लेना, ठीक है। बदल बदल के जो भी ऑप्शन में दिख जाए आप टिक कर देना। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुर्दम मलेरिया यानी कि मलेरिया वाला प्रश्न है। मैलिग्नेंट मलेरिया या दुर्दम मलेरिया या घातक मलेरिया जिसको कहते हैं ना, तो आपको पता है मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम की 4 जातियां या 4 अलग अलग जातियां मनुष्यों में मलेरिया रोग फैलाती हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी। ये 4 अलग अलग जातियां मनुष्यों में मलेरिया रोग फैलाती हैं। उनमें जो सबसे घातक किस्म का मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से फैलता है। ठीक है, तो यहां पर 4 जातियों से मलेरिया होता है, लेकिन जो सबसे घातक जाति है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। और ये मलेरिया जो है, इस मलेरिया में आपको इसका उपचार याद रखना है, यहां से भी प्रश्न बनता है। और मलेरिया के उपचार में आपको याद रखना है एक वृक्ष का नाम, एक पेड़ का नाम सिनकोना, है ना। और इस सिनकोना वृक्ष की छाल से एक दवाई प्राप्त होती है ना। सिनकोना एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृतबीजी पादप है। सिनकोना वृक्ष की छाल से एक दवाई प्राप्त होती है और उस दवाई का नाम है कुनैन सल्फेट। कुनैन सल्फेट, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ना। ये जो मलेरिया है, मलेरिया ये प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया रोग होता है ना। इसका उपचार पूछे, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। यस, तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर। तो मैं कह रहा था कि मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला रोग, कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। और प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मनुष्यों में मलेरिया फैलाती है ना। उसमें आपके पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये 4 जातियां मनुष्यों में मलेरिया रोग फैलाती है। ठीक है, और मलेरिया फैलाती है तो उसमें सबसे घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से। इसका उपचार भी याद रखना। ठीक है, ठंड के साथ बुखार चढ़ता है। मलेरिया की खास बात याद रखना, लक्षण एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मलेरिया जो रोग है उसमें लक्षण क्या नजर आते हैं, तो इसमें आरबीसी नष्ट होने लगती है और साथ में ठंड कपकपी वाला बुखार चढ़ता है, यानी ठंड के साथ कपकपी भी लगती है ना, ऐसा बुखार इसमें चढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले नंबर पे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा, देखो आप सबको पता है हमारे खून में एक लोह युक्त वर्णक यानी कि एक आयरन युक्त वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं ना। 2 शब्दों से बना है, हीम का मतलब है आयरन Fe+2 और ग्लोबिन एक प्रोटीन है ना। तो ये हीमोग्लोबिन पुरुष में और मादा में वैसे इसकी मात्रा अलग अलग है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो लगभग 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होती है, यानी 100 मिलीलीटर रक्त में 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, चलिए ट्राइसोमी 21 को, ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में छपते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको तो अवश्य रूप से पढ़ के ही जाना, अवश्य रूप से, है ना। और इनके आसपास से संबंधित चीजें जो भी मैं बता रहा हूं पॉइंट्स है ना, वो सारे आपको कवर करने हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना एक एक चीज को। ट्राइसोमी 21 हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर की एक कोशिका में 46 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो जब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बढ़ जाता है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 की जगह 3 हो जाते हैं ना, तो 46 की बजाय कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 47। और इस घटना को हम रोग कह देते हैं, आनुवंशिक रोग, है ना। तो ये 3 रोग एक साथ में याद करवा रहा हूं, सुनना ध्यान से। इनको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूं, और ट्रिक याद रखना, 13 की उम्र में पटाया, 13 की उम्र में पटाया, 18 की उम्र में ऐड हो गए और 21 की उम्र में मामला डाउन पड़ गया। 21 की उम्र में मामला डाउन पड़ गया। फिर से सुन लो, एक ट्रिक बता देता हूं इन 3 बीमारियों की, और यहां से प्रश्न आता है निश्चित रूप से। 13 की उम्र में पटाया, 18 की उम्र में ऐड हुए और 21 की उम्र में मामला डाउन पड़ गया। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यह हुआ कि अगर 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र की बीमारी पूछे तो आपको याद रखना है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम याद रखना है, पटाऊ सिंड्रोम। अगर 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र के एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बढ़ जाने से बीमारी पूछे तो आपको याद रखना है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की वजह से पूछे तो आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम। तो बताइए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डाउन सिंड्रोम वाला। ठीक है,
इसे मंगोल मूर्खता भी कहा जाता है ना, मंगोलिज्म या मंगोल मूर्खता भी कहा जाता है। और इस बीमारी में जो बच्चे होते हैं इसे मंगोलिज्म या मंगोल मूर्खता भी कहा जाता है। इस बीमारी में जो बच्चे होंगे उनकी हथेलियां मोटी, आंखें गोल, जीभ मोटी, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई, चेहरा एकदम गोल, इस तरह के विकृत बच्चे, अर्ध पागल किस्म के बच्चे इसमें पैदा होते हैं, ठीक है ना। ये बीमारी याद रखना, डाउन सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? जूनोटिक रोग यानी कि पशुजन्य रोग, नहीं पे ध्यान देना भैया ना, ये नहीं बहुत गड़बड़ करवा देता है काफी बार एग्जाम में, इसका ध्यान रखना, ये बहुत बदमाश है ना। जूनोटिक का मतलब होता है पशुजन्य रोग, ठीक है। जूनोटिक का मतलब होता है पशुजन्य रोग। यस, तो जूनोटिक का मतलब होता है पशुजन्य रोग, है ना। ये जूनोटिक जो शब्द है इसका मतलब होता है पशुजन्य रोग। ऐसे रोग या ऐसी बीमारियां जिनमें कहीं ना कहीं पशु इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पशुओं से जो इंसानों में बीमारियां आती हैं वो जूनोटिक हैं, पशुजन्य। तो इसमें हम देखते हैं जूनोटिक में सबसे पहले जैसे हमने देखा रेबीज, आपको पता है कुत्ता काट लेता है रेबीज, तो पशु इन्वॉल्व हो गया। सार्स, SARS, सार्स चमगादड़, कोरोना फैला था तो उसमें भी पशु इन्वॉल्व हो गया। प्लेग चूहे की वजह से फैलेगा तो इसमें भी पशु इन्वॉल्व हो गया। बच गया म्यूकरमाइकोसिस, ये दोस्तों एक कवक की वजह से होने वाली बीमारी है। ये जूनोटिक नहीं है, ये पशु की वजह से नहीं होती, ये कवक की वजह से होती है। और ये कौन से कवक की वजह से होती है? ये ब्लैक फंगस या म्यूकर कवक की वजह से होती है। म्यूकर, ये ब्लैक फंगस या म्यूकर कवक की वजह से होने वाला रोग है। और कोरोना टाइम पे लोगों ने इसका प्रभाव खूब देखा था ना। तो ब्लैक फंगस या म्यूकर कवक की वजह से बीमारी होती है जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। चलिए आगे बात करें। इसके बाद अगार अगार प्राप्त होता है, अगार अगार। तो ये अगार अगार एक शैवाल से प्राप्त होता है और उस शैवाल का नाम है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, है ना। और ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो शैवाल हैं ये लाल शैवाल की श्रेणी में आती है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये जो शैवाल हैं, ये जो एल्गी हैं, ये लाल शैवाल की श्रेणी में आती हैं। और लाल शैवाल की श्रेणी में आती हैं तो इनसे एक अगार अगार नाम का जो जेली नामक पदार्थ है वो प्राप्त होता है ना, जो आइसक्रीम जेली बनाने में सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो शैवाल कितने टाइप की होती है? शैवाल 3 तरह की होती है भाई, है ना। याद रखना यहां से एक अतिरिक्त पॉइंट, शैवाल या एल्गी जिनके अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, जिनकी स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। और शैवाल 3 प्रकार की हैं, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। और ये जो एगार एगार है वो लाल शैवाल से प्राप्त होगा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की लाल शैवाल से प्राप्त होगा, ठीक है। ये लाल शैवाल है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। इन लाल शैवाल से प्राप्त होता है एगार अगार। सही ऑप्शन हो जाएगा लाल शैवाल से, ना। चलिए, क्लियर है यहां पर? चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में जापानी इंसेफेलाइटिस। देखो जापानी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जापानी काफी सारी चीजें आती हैं जापानी, है ना, आपने सुनी भी होंगी। तो यहां पर एक बीमारी दे रखी है जापानी एंसेफेलाइटिस, और ये मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, यानी मस्तिष्क के आसपास की झिल्लियों में इसमें सूजन आती है इस तरह की। तो ये एक तरह से याददाश्त में कमजोरी लाने वाला जो रोग है जापानी एंसेफेलाइटिस, ये मस्तिष्क को प्रभावित करेगा ना, ब्रेन को प्रभावित करेगा। निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा एक बार, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स जो कि गलत काम करने से फैलता है, उसका संचरण होता है लैंगिक संभोग से, बिल्कुल होता है। रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को इधर उधर करने से, बिल्कुल होता है। प्लेसेंटा, हाँ, मां से बच्चे में आता है प्लेसेंटा के जरिए, लेकिन मच्छरों से नहीं फैलता। तो 1, 2 और 4 कहां दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, ये रहा, देख लो भाई, मच्छरों से नहीं फैलेगा ये एड्स। बाकी तो सारे तरीके सही दे रखे हैं इसमें, ठीक है। चलो, बाकी तो सारे तरीके सही दे रखे हैं। और एड्स कौन से वायरस से होता है? तो एड्स HIV वायरस से होने वाला रोग है। और एड्स का फुल फॉर्म याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मच्छरों की वजह से नहीं फैलेगा, हाँ बदमाशी करोगे तो फैलेगा फिर, ठीक है।
लैंगिक संबंध बनाओगे बिना प्रोटेक्शन, बिना निरोधक के, बिना कॉन्डोम के, अगर शारीरिक संबंध स्थापित करोगे अलग अलग लोगों के साथ में, तो फिर ये एड्स फैलेगा। ठीक है, बंदरों से आया था ये वायरस, बंदरों से। ठीक है, याद रखना। चलें आगे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं हर साल। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस, कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड्स एड्स डे, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। ठीक है, चलो रोगों पे विचार करना है। बीमारियों वाले प्रश्न अक्सर आते हैं, तो बीमारियों पे विचार करें। क्या विचार करना है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक जीवाणु से होने वाला रोग है और इसके बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। छोटी माता वायरस से होने वाला रोग है, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। और बड़ी माता या चेचक, इसको बड़ी माता भी कहते हैं ना, स्मॉल पॉक्स या चेचक या बड़ी माता भी कहते हैं, और यह भी एक वायरस से होने वाला रोग है। बड़ा खतरनाक रोग हुआ करता था, अब तो नहीं है। अब तो छोटी माता होती है, चिकन पॉक्स होता है, बड़ी माता नहीं होती, ध्यान रखना। पहले होता था। 1977 के आसपास इसका उन्मूलन हुआ था ना, 1977 के आसपास, जहां तक मुझे याद है। तो ये बड़ी माता का उन्मूलन हो चुका है, बाकी किसी का नहीं हुआ। तो उपरोक्त कतरों में से किस रोग का या किन रोगों का भारत में से नष्ट हो चुके हैं, उन्मूलन हो चुका है? तो केवल किसका हुआ है? चेचक का। तो केवल 3 का उन्मूलन हुआ है, बाकी दोनों अब आज भी होते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया छोटे बच्चों में होता है, लगभग 2 से 5 साल तक के बच्चों में। एक जीवाणु से होने वाला रोग है ना, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जो ये दोनों रोग हैं, ये वायरस की वजह से होने वाले रोग हैं, वायरस विषाणु की वजह से होने वाले रोग हैं। सिंपल है। चलिए, सही उत्तर तो मिल गया आपको, केवल तीसरा है ना, यहां पर केवल चेचक का उन्मूलन हुआ है। आगे बात करेंगे, एक ब्लड ग्रुप से संबंधित एक बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बीमारी हम पढ़ते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता। और ये गर्भ रक्ताणु कोरकता कहता है कि भाई अगर मां और बच्चे के रक्त में, ब्लड ग्रुप में असंगति है, यानी बच्चे का अलग मां का अलग, तो वहां पर बच्चे को जान को खतरा रहता है ना। अब वो कब रहता है? अगर पति या नर RH पॉजिटिव हो और अगर मादा RH नेगेटिव हो, तो चांस बनेंगे कि इनके बच्चे कैसे होंगे, इनके बच्चों के चांस बनेंगे पॉजिटिव होने के। तो पहला जो पॉजिटिव बच्चा है, पहला, ये तो सुरक्षित रूप से हो जाएगा, पहला बच्चा तो। लेकिन इसके बाद वाले जितने भी पॉजिटिव बच्चे होंगे, वो सारे महिला के गर्भ में ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इस बीमारी का नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता, है ना। इस बीमारी का नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो यहां आप देखना, माता गर्भस्थ शिशु RH प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता तो कैसी है? RH नेगेटिव। सहित को काटो, सहित को काटो, RH नेगेटिव ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और उसका गर्भस्थ शिशु कैसा है? RH पॉजिटिव, तब मरेगा। तो इस RH हीन को काटो, एक ही ऑप्शन सही बचेगा, ये वाला। ठीक है, तो मां RH नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव, तो पहला बच्चा तो सुरक्षित हो जाएगा, इसके बाद वाले सारे मर जाएंगे। उपचार क्या है इसका? पहले बच्चे के जन्म के 72 घंटे के भीतर, है ना, मां को एक वैक्सीन लगा दो, मां को एक वैक्सीन लगा दो, और उसका नाम है रहोगम या NTRH या NTD। ये वाली अगर वैक्सीन आप लोगों ने लगा दी, तो फिर बच्चा और मां दोनों सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को ना, आगे वाले बच्चे भी सुरक्षित रूप से हो सकेंगे। तो ये वैक्सीन का खास तौर पे ध्यान रखना है, पहले बच्चे के जन्म के 72 घंटे के भीतर ये वैक्सीन आपको लगानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, वायरस किस किस को इफेक्ट कर सकते हैं, वायरस किस किस को प्रभावित कर सकते हैं? तो वायरस सबको प्रभावित कर सकते हैं, पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ते, हमको भी नहीं छोड़ते, जीवाणुओं को भी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, है ना। तो जीवाणुओं को भी प्रभावित कर सकते हैं, पेड़ पौधों को भी कर सकते हैं, और फफूंद या कवकों को भी कर सकते हैं। तो 1, 2 और 3 तीनों को प्रभावित कर सकते हैं वायरस, है ना, विषाणु। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ये 2 पॉइंट याद रखना, 3 पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, अगर पूछे मानव शरीर में या जंतुओं में भोजन संग्रह, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजन। तो जंतुओं में या मानव में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगर यही प्रश्न पेड़ पौधों के बारे में पूछा जाए, पादपों के बारे में, अगर यही प्रश्न पादपों के बारे में पूछा जाए, तो आपको नाम याद रखना है स्टार्च या मंड का। आपको नाम याद रखना है स्टार्च या मंड का। और अगर यही प्रश्न कवकों के बारे में पूछा जाए कि कवकों में या फफूंदों में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो फिर से आपको नाम याद रखना है ग्लाइकोजन का। ये 3 पॉइंट, इससे बाहर प्रश्न जाता नहीं है संचित भोजन वाला। और
यहां मानव शरीर वाला पूछा है तो मानवों में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह होता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। चलिए, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं भाई, एक बात हमेशा याद रखना, ऊर्जा की पिरामिड हमेशा खड़े होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हर पोषी स्तर पे ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ऊर्जा की पिरामिड के लिए अगर खास तौर पे ध्यान दिया जाए तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा सदैव उल्टे नहीं होते, हमेशा खड़ी अवस्था में होता है, यानी कि सीधी अवस्था में होता है, खड़ी अवस्था में होता है, ठीक। तो ऊर्जा की पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, यानी खड़े। तो खड़े को आप क्या भी बोल सकते हो, सीधा। हमेशा सीधी अवस्था में होते हैं ऊर्जा के पिरामिड, कभी उल्टी अवस्था में नहीं मिलेंगे, ठीक है। उत्पादक के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा और फिर हर पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। वो लिंडमान का नियम याद रखना, 10% वाला है ना, वो लिंडमान का नियम आपको पता ही है, 10% वाला। अगले पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बाकी की सारी चली जाती है, ठीक है। तो ऊर्जा की पिरामिड हमेशा खड़ी अवस्था में, यानी कि सीधी अवस्था में होते हैं। मानव जाति में लिंग का निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये कैसे मतलब डिसाइड होगा कि लड़का पैदा होना चाहिए या लड़की, तो ये डिपेंड करता है पुरुष पर। क्यों? क्योंकि पुरुष में गुणसूत्र होते हैं XY और महिला में गुणसूत्र होते हैं XX। अगर पुरुष का X गुणसूत्र महिला के किसी अंडाणु से जाकर मिलेगा तो लड़की पैदा हो जाएगी, फीमेल। और अगर पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के किसी गुणसूत्र या अंडाणु से जाकर क्रिया करेगा तो यहां पर लड़का पैदा होगा, लड़का XY, यहां पर लड़का या पुरुष पैदा होगा। तो लड़का या लड़की पैदा होना ये डिपेंड करता है पुरुष पर, क्योंकि पुरुष के पास एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा नया गुणसूत्र है XY, Y के रूप में। महिला में तो एक ही तरह के गुणसूत्र है X वाले, ठीक है। तो यहां पर मानव जाति में लिंग का निर्धारण XX और XY के रूप में होता है, जबकि पक्षियों में उल्टा होता है भैया ना। यहां देखो, यहां तो महिला कैसी है, XX मनुष्य में तो, और नर कैसा है, XY। लेकिन पक्षियों में उल्टा सिस्टम है दोस्तों। पक्षियों में पूछे तो इनमें नर तो होता है ZZ के रूप में और इनमें मादा होती है ZW के रूप में। यानी जो काम हमारे यहां पुरुष का होता है ना, लिंग का निर्धारण पुरुष पर निर्भर करता है, वो काम पक्षियों में मादा पर निर्भर करता है ना, ZW होती है मादा। तो ये ZW वाला जो प्रोसेस है वो किस में चलता है, पक्षियों में चलता है, ZW वाला प्रोसेस। क्लियर है? रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखेंगे, बॉम्बिक्स मोराई। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, रेशम कीट का पालन करना यह कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन करना यह कहलाता है सेरीकल्चर, है ना। तो कोकून प्राप्त होता है और फिर उससे रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, प्राकृतिक रेशा एक प्रकार का। मनुष्य में गुणसूत्रों के जोड़े, तो टोटल गुणसूत्र पूछे तो 46। मनुष्य में टोटल गुणसूत्र पूछे जाएं तो गुणसूत्रों की संख्या होती है टोटल 46, या इसी को हम कहते हैं 23 जोड़ी, 23 पेयर्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं असेक्सुअल, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, अलिंग, जिनको हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं, जिनका लिंग से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका लिंग से कोई लेना देना नहीं होता, वो होते हैं अलिंग गुणसूत्र, असेक्सुअल। और दूसरे नंबर पे आते हैं सेक्सुअल, यानी कि लिंग गुणसूत्र, जिनका लिंग से निर्धारण करने से तात्पर्य होता है, इन्हें हम कहते हैं एलोसोम्स, लिंग गुणसूत्र। तो दो तरह के गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। अगर संख्या पूछी जाए तो याद रखना 46 या 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो होते हैं, यानी 44 तो होते हैं कैसे, अलिंग गुणसूत्र, और केवल 2 गुणसूत्र यानी कि 1 जोड़ी कैसे होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो यहां हमसे ऑटोसोम पूछा है, ऑटोसोम मतलब अलिंग गुणसूत्र, और अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 22 जोड़े याद रखना भाई, वैसे 44 होते हैं, जोड़े में पूछे तो 22 जोड़े याद रखना, 22 पेयर्स याद रखना, ठीक है, 22 जोड़े याद रखना। और अगर एलोसोम्स पूछे तो ये 1 जोड़ी यानी 2 याद रखना, 1 जोड़ी, ठीक है, 1 जोड़ी। अच्छा, गुणसूत्र 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। गुणसूत्र 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो गुणसूत्र में बैठा होता है डीएनए, एक तो गुणसूत्र में बैठा होता है डीएनए, और दूसरा गुणसूत्र में बैठा होता है हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए तो होता है ऋणात्मक और हिस्टोन प्रोटीन होता है धनात्मक। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कितने हैं, कहां पर हैं? तो गुणसूत्र कहां पर बैठे हुए हैं दोस्तों? गुणसूत्र बैठे हैं कोशिका के केंद्रक में। गुणसूत्र बैठे कहां पर हैं? गुणसूत्र हैं कोशिका के न्यूक्लियस
यानी कि केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक में ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम बैठे हुए हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर, यस क्लियर है यहां तक का मामला? चलिए आगे बात करेंगे। यहां प्रश्न दे रखा है मैंग्रोव पादप। तो मैंग्रोव पादप वो होते हैं जिनमें जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि जो दलदली आवास में उगते हैं और उनकी जड़ें दलदल में अंदर चली जाती हैं, तो वो श्वसन नहीं कर पाती, इसलिए वो ऊपर की तरफ जड़ें बाहर आती हैं और फिर वो श्वसन के लिए बाहर आती हैं। उन जड़ों को हम कहते हैं श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं ना। जो ये जड़ें हैं जो श्वसन के लिए बाहर आती हैं उन्हें हम कहते हैं श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। तो ये कोई पादप है जो दलदल में उग रहा है, ये इसकी जड़ें इस तरह से फैली हुई हैं और फिर ये ऊपर की तरफ इस तरह से जड़ें आती हैं, ऊपर की तरफ जमीन से ऊपर, है ना। और ये जो ऊपर की तरफ जड़ें आती हैं श्वसन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इन्हें हम कहते हैं श्वसन मूल यानी कि न्यूमेटोफोर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार विचार कीजिए आप, है ना। मैं पानी पीता हूं तब तक आप एक बार विचार कीजिए। इन दोनों पॉइंट्स पर आप विचार करेंगे और इनका उत्तर मुझे बताएंगे। जल्दी से विचार कीजिए फटाफट, फटाफट से इन पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब तक आपने विचार कर लिया होगा। देखिए जीका एक रोग होता है, जीका वायरस की वजह से होता है, जीका वायरस की वजह से ना। और ये जीका जो रोग है वो उसी वायरस से होता है जिससे डेंगू होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेंगू भी फ्लेवी वायरस से होता है और जीका भी फ्लेवी वायरस से होता है ना। तो यहां पर डेंगू सॉरी गलत बोल गया मैं, मच्छर की बात हो रही है यहां पे, है ना। तो डेंगू भी होता है टाइगर मच्छर यानी कि एडीज इजिप्टाई मच्छर से, है ना। डेंगू, चिकनगुनिया भी इसी से होता है और जीका भी इसी से होता है ना। और येलो फीवर या पीत ज्वर भी। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर कि ये जो टाइगर मच्छर है, ये जो टाइगर मच्छर है जिसका नाम है एडीज इजिप्टाई, मादा एडीज इजिप्टाई, है ना। इस टाइगर मच्छर की वजह से 4 बीमारियां होती हैं। 4 कौन कौन सी? एक तो याद रखना डेंगू, दूसरा याद रखना चिकनगुनिया, डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, इसके अलावा याद रखना आप लोग जीका बुखार, है ना। इसके अलावा याद रखना आप लोग पीत ज्वर, येलो फीवर। तो ये 4 बीमारियां कौन से मच्छर से होती हैं? टाइगर मच्छर यानी कि एडीज मच्छर की वजह से होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, जीका उसी मच्छर से होता है। क्या ये लैंगिक संचरित भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लैंगिक संचरण भी इसका संभव है ना। तो दोनों पॉइंट यहां पर सही है जीका के बारे में, तो एक और दो दोनों सही है। ठीक है, यही पूछा था, बस बता दिया। कथनों पे विचार करना है। फिर से कथन वाला प्रश्न जब भी आता है तो मैं आपको समय देता हूं कि आप सोचें, आप खुद कथनों पे विचार करें एक बार, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, आप खुद विचार करें एक बार कथन वाले प्रश्न पे, जल्दी से विचार करें, है ना। कथन वाले प्रश्नों में आप विचार करें खुद अच्छे से और फिर इनका जवाब दें। ठीक है, चलिए तो यहां हम बात कर रहे हैं प्रश्न के ऊपर। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं किस तरह से हमको कथन दिए हुए हैं कुछ। और ये जो कथन वाले प्रश्न होते हैं ना, ये थोड़े से जटिल होते हैं मेरी नजर में। क्यों होते हैं जटिल? उसके पीछे कारण है कि आपको कथनों का मतलब पतन समझ में आना चाहिए अच्छे से। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कथन का क्या मतलब है, वो किस रिगार्डिंग पूछा जा रहा है ना। ऑप्शंस में तो हम फिर भी तुक्का लगा सकते हैं, यहां तुक्का लगाना भी थोड़ा सा टफ होता है ना, कठिन होता है। नॉलेज की ज्यादा आवश्यकता होती है यहां पर, है ना। चलिए तो आइए, मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी हड्डी है, बिल्कुल सही बात है। हैजा रोग जीवाणु से होता है, बिल्कुल। ये विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से होता है ना, ये भी सही है। एथलीट फुट, क्या ये विषाणु से होता है? नहीं, ये विषाणु से नहीं होता, ये गलत है। ये कवक की वजह से होता है, फफूंद की वजह से होता है। ठीक है, तो एथलीट फुट एक कवक यानी फफूंद से होने वाला रोग है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सूचियों को मिलाना है। देखो सूची तो मिलाना बहुत आसान है, देखो कैसे मिलाएंगे। एक बार प्रश्न को आप देखना, पढ़ना। सूची को मैं मिलवाता हूं आपसे, ठीक है। देखो भाई कैसे मिलाएंगे सूची को, ध्यान से सुनना।
हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, शाही रोग कहते हैं इसको, ब्रिटेन के राज परिवार में मिला था। डायबिटीज ये एक हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी से। तो ए में 2 आएगा और बी में 3 आएगा, ऑप्शन ही 2 दे रखे हैं यहाँ तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रिकेट्स ये एक विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो सी में 1 आएगा, सी में 1, यानी ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और रिंगवर्म ये कवक की वजह से होने वाला रोग है, दाद कहते हैं इसको, दाद, दाद, और दाद होता है कवक या फफूंद की वजह से ना, तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिलाने वाला प्रश्न भी अच्छा है, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। मधुमेह या डायबिटीज से संबंधित यहां पर फिर से पूछा गया है कि डायबिटीज में क्या होता है, तो आप सबको अच्छे से पता है कि डायबिटीज कब होता है, जब शरीर में इंसुलिन का लेवल क्या हो जाए, कम। अगर इंसुलिन का लेवल कम होगा तो ब्लड शुगर का लेवल हो जाएगा ज्यादा, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा हो जाएगी ज्यादा। 2 ऑप्शन ढूंढने, तो रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और शरीर में इंसुलिन की निम्न मात्रा, ये 2 पॉइंट अगर हैं तो आपको डायबिटीज की समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा ये डी ऑप्शन में, ठीक है। सही उत्तर ये आएगा, क्योंकि जैसे इंसुलिन कम होगा शरीर में तो इंसुलिन ही तो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, कम करता है। अगर इंसुलिन ही कम हो गया तो ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा, और बीमारी हो जाएगी आपको डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। पहला और तीसरा सही हो जाएगा यहां पर। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षी। तो दोस्तों याद रखना, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। बहुत साधारण सा प्रश्न है, और ये अध्ययन वाले प्रश्न आते रहते हैं ना। लिवर की स्टडी को हिपेटोलॉजी कहते हैं, दिल की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, अपने ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं, फेफड़ों या लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहते हैं, पेशाब की स्टडी को यूरोलॉजी कहते हैं, खून की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो अलग अलग तरह की स्टडीज पूछी जाती हैं एग्जाम में, इनसे संबंधित प्रश्न आप याद रखें पॉइंट्स को, ठीक है। दुधारू पशुओं की बीमारियों कौन सी संक्रमणीय, ये 4 बीमारियां हैं, चारों होती है दुधारू पशुओं में। फुट एंड माउथ रोग भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है और काउपॉक्स भी होता है। तो चारों ऑप्शन में सही है, यानी चारों रोग दुधारू पशुओं में हो सकते हैं। ब्लैक फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, काउपॉक्स और ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, चारों बीमारियां हो सकती हैं। सूचियों को मिलाना है फिर से, देखो बहुत आसान है सूची मिलाना, एक बार आप कोशिश करो। मेरेस्मस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, और उसमें भी मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर क्वाशियोर दे रखा हो तो पूरी तरह से प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी से, ये होता है मेरेस्मस। टीबी जीवाणु से होता है, और हेपेटाइटिस बी एक वायरस से होता है। तो 1 2 3 4 सीधा सीधा छाप दो, पहले ही ऑप्शन में दिख गया, ए ऑप्शन 1 2 3 4 सीधा सीधा। अगर ये दोनों साथ साथ आए तो पहले आपको प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग पे टिक करना है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, मेरेस्मस में सिर्फ प्रोटीन की कमी नहीं होती, बल्कि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा की भी कमी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलें आगे, चलिए मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस कि F2PD का फिनोटाइप बताइए। ये जेनेटिक्स का प्रश्न है भैया ना। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे तो वो 3 नियम है उसके, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो वो जो शुरू वाले 2 नियम है वो तो मोनो हाइब्रिड यानी एक संकर संकरण पर आधारित है, और जो तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो एक संकर संकरण वाले 2 नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। यहां इसने पूछा है कि उसकी F2PD का फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप का मतलब है लक्षण प्रारूप अनुपात, है ना। तो ध्यान रखना, दोनों अनुपात बता देता हूं मैं। एक संकर संकरण की F2PD का मैं फिनोटाइप भी बता रहा हूं और जीनोटाइप भी बता रहा हूं। यहां फिनोटाइप पूछा है, हो सकता है आपसे जीनोटाइप भी पूछ लिया जाए। याद रखना, फिनोटाइप तो होता है 3:1 और जीनोटाइप होता है 1:2:1। फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात, और जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप अनुपात, है ना, जीन प्रारूप अनुपात। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3:1 वाला यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अनुपात याद रखना, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी। कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो आपको पता है रिक्टर पैमाने पर तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है, रिक्टर स्केल पर, है ना। ये किसको मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है। चलिए, एड्स के बारे में पूछा गया है, और अभी मैंने कहा था एड्स जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है।
तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम भसुट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इम्यून सिस्टम को बनाते कौन है? तो जो डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी में भी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट, वो टी लिम्फोसाइट ही तो क्या करती हैं? हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाती हैं। तो जब ये नष्ट हो जाती हैं तभी हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र भसुट हो जाता है। तो टी लिम्फोसाइट के नष्ट होने से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हुआ, इसी बीमारी को हम एड्स के नाम से जानते हैं। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ए सही है और आर ए की सही विवेचना है, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए ये देखो भाई कितना आसान प्रश्न है। H1N1 वायरस दे रखा है, H1N1 वायरस, और H1N1 वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू होता है भैया ना, H1N1 वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू। अगर बर्ड फ्लू के बारे में पूछे तो ये H5N1 वायरस की वजह से होता है। अगर आपसे एड्स के बारे में पूछे तो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। और डेंगू पूछे तो डेंगू दोस्तों आपका अर्बो वायरस की वजह से होता है, यह भी वायरस से होने वाला रोग है। तो चारों बीमारियां वायरस वाली दे रखी है। ठीक है, सुअर की वजह से फैलता है स्वाइन फ्लू, से सुअर फ्लू भी कहते हैं ना, सुअर फ्लू सुअर की वजह से फैलता है, इसे सुअर फ्लू भी कहते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो ध्यान रखना, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती है, यानी जिससे हार्मोन भी निकलते हैं और जिससे एंजाइम भी निकलते हैं, ऐसी ग्रंथि को हम कहते हैं मिश्रित। और इसमें हम अग्नाशय का नाम लिखते हैं ना, ये मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित जो दोनों की तरह काम करती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, अर्थात जिससे हार्मोन भी निकलते हैं और जिससे एंजाइम भी निकलते हैं, वो मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। और इसमें हमारे पास आती है अग्नाशय। थायराइड में पूछे तो याद रखना शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लिवर का नाम लेना, लिवर यानी कि यकृत का नाम लेना। ठीक है, चलो निम्नलिखित बीमारियों का कारण वायरस है केवल एक को छोड़कर। देखो पीलिया वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, गलसुआ अंग्रेजी में कहते हैं मम्स पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, गले में सूजन आती है। वास्तव में देखा जाए तो लार ग्रंथियों में सूजन आती है, लेकिन जो आंत्र ज्वर है ये दोस्तों आपका नहीं होता, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहां पर? आंत्र ज्वर वाला। ठीक है, और ये टाइफाइड होता है, टाइफाइड, और जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। आंत्र ज्वर को हम क्या बोलते हैं? टाइफाइड, और ये जीवाणु या बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। सिंपल है, साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से रोग होता है। ठीक है, चलिए दंत क्षय, दांतों में कीड़े लगने का कारण क्या है? तो दांतों में कीड़े लगते हैं जब खाना खाते हैं और मुंह में कुल्ले नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते मुंह की, तो जो कार्बोहाइड्रेट के कण है वो दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं और उन पर बैक्टीरिया हमला करते हैं। तो यहां देखिए प्रोटीन नहीं, वसा नहीं, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, यानी कार्बोहाइड्रेट के कण जब दांतों में फंसे रहेंगे तो बैक्टीरिया उन पर हमला करेंगे और वहां अम्ल उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एसिड, और उस एसिड की वजह से दांतों का मुंह का पीएच कम होगा, जिससे दांत क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, चलिए मिलाइए, मिला दो। एपीकल्चर ये तो मधुमक्खी पालन है, बी में 2 आएगा, सॉरी ए में 2 आएगा। विटिकल्चर ये अंगूर की खेती होती है, तो सी में 1 आएगा, सी में 1 है ना, सी में 1 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर अपने आप पता चल गया, वन संवर्धन को कहते हैं सिल्वीकल्चर। सूची मिलानी है, मिलाओ सूची भाई। उरोस्थी, ये उरोस्थी यहां होती है, छाती की हड्डी है ना, चेस्ट बोन कहते हैं, ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन कहते हैं, छाती की हड्डी। ठीक है, चलिए सुनना ध्यान से। तो यहां छाती में होती है, चेस्ट में होती है, जिसे चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन कहा जाता है ना, उरोस्थी छाती की हड्डी होती है। और इसका नाम होता है दोस्तों आपके स्टर्नम। क्या नाम होता है? स्टर्नम या उरोस्थी कहते हैं इसको, स्टर्नम या उरोस्थी ना। तो ए में आएगा 4। उसके बाद कॉलर बोन, ये कॉलर बोन यहां पर, कॉलर यहां पर है तो यह कॉलर बोन है, जिसे हसली या जत्रुक कहते हैं, हसली या जत्रुक है ना, या इसी को कहते हैं क्लेविकल। तो बी में आएगा 1, बी में 1 आएगा, ये तो 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, नी कैप घुटने में होता है, पटेला, ये रहा पटेला, तो सी में आएगा 2, सी में 2, एक ही ऑप्शन में है। तो डी में अपने आप क्या बच जाएगा? डी में अपने आप बच जाएगा 3। ये लो स्कंद फलक यानी स्केपुला, ये जो हड्डी है ना पीछे कंधे में, यहां पर हो गई कॉलर बोन, और पीछे की तरफ जो हड्डी है इसका नाम है स्केपुला, ये पीछे वाली हड्डी का नाम है स्केपुला। ठीक है, चलिए स्केपुला। आगे बात करेंगे यहां पर, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, बॉक्साइट अयस्क जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है ना,
बॉक्साइट अयस्क किसका होता है? एल्यूमिनियम का। Al2O3.3H2O इसका सूत्र है। और बॉक्साइट अयस्क किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, ये तो सही है। आयरन का हेमेटाइट सही है। जिंक का कैलेमाइन सही है, लेकिन कॉपर का सिनेबार नहीं होता है ना। सिनेबार तो किसका होता है? सिनेबार तो पारे का होता है, मरकरी का होता है। सिनेबार तो पारे या मरकरी का होता है, ठीक है ना। तो कॉपर का सिनेबार नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, मतलब ये छांटना है आपको अलग, ठीक है। सुमेलित करने वाले आगे फिर से करो भाई, सुमेलित करो। देखो मैं तो एक चीज जानता हूं, अमीटर का नाम सबने सुना है और ये विद्युत धारा का मापन करता है। तो बी में थर्ड आएगा, और बी में थर्ड एक ऑप्शन में। प्रश्न तो यही सॉल्व हो गया, बाकी तो अपने आप मिलाएंगे। देखो ए में 5 आएगा, एरोमीटर वायु या गैस का घनत्व मापेगा। बी में 3 आएगा, सी में 4 आएगा, एनीमोमीटर ये पवन का वेग, हवा का वेग मापेगा। और डी में 1 आएगा, अल्टीमीटर ये ऊंचाई को मापेगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन से सवाल हमारा सही हो गया यहां पर, अमीटर से। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा बड़े दिखाई देते हैं। तो जब भी आपको बड़े छोटे के बारे में पूछे, टेढ़े के बारे में पूछे, हंसना मत, ऐसे समझ लो, जब भी आपसे टेढ़ी मेढ़ी चीज पूछे, पेंसिल का टेढ़ा दिखना, उठना, कोई चीज उठी हुई पूछे कि उठ रहा है नहीं उठ रहा है, मतलब कोई सामान उठा हुआ दिखाई दे, या आपसे बड़ा छोटे का पूछे सिस्टम, तो ये सिस्टम हैंग वाला जो जब भी पूछा जाए तो आपको अपवर्तन बताना है। क्या बताना है? अपवर्तन बताना है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा जब क्षितिज के समीप होते हैं तो वो बड़े दिखाई देते हैं ना, दूर होते हैं तो छोटे दिखते हैं। सबके साथ है तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का पानी में पड़े हुए पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, नींबू का मोटा दिखाई देना, संतरे का मोटा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है ना। ये सब अपवर्तन के कारण होता है। तो टेढ़ा, मोटा, या फिर पतला, मोटा, लंबा, या फिर हम बोले ये बड़ा, छोटा, ये सब किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से, ठीक है। आज से याद रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया आज मैंने। ये सारा सब कुछ किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से होता है। आज के बाद डॉक्टर को इधर उधर नहीं होना, अपवर्तन की वजह से हो रहा है सारा सब कुछ, ठीक है। चलो, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए दोस्तों, है ना। चलिए, तो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। देखो, पीतल क्या कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है? बिल्कुल सही बात है। पीतल यानी जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है, ठीक है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं, ये तो लोहे का अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण यानी हम कह सकते हैं जिनमें पारा होता है, बिल्कुल पारदित मिश्रण वो होते हैं दोस्तों जिनमें पारा होता है, ये तो सही बात है, बिल्कुल, है ना। और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट ही सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला और तीसरा सही है, यहां पर पहला और तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। मिलाना है, देखो लैक्टोमीटर में ये जानता हूं, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापता है, तो तीसरे में आएगा चौथा। तीसरे में चौथा केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एक ही से सही हो गया, बाकी चेक कर लेते हैं। देखो ए में 3 आएगा, ए में 3 आएगा यानी कि हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को मापेगा। सेकंड में फर्स्ट आएगा, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापेगा। थर्ड में 4th आ गया, और 4th में 2 आएगा यानी कि रेडियोमीटर विकिरण वगैरह को मापेगा, ठीक है। तो एक भी आता है ऐसे सवालों में, उससे भी सवाल कई बार सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से मिलाने वाला आया, देखो लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ए में 4th आएगा, हो गया सवाल सही। आमाशय, आमाशय जहां प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो बी में फर्स्ट आएगा, ये लो बी में फर्स्ट आ गया। पित्ताशय जहां पित्तरस स्टोर होता है, सी में सेकंड आएगा, आ गया। और अग्नाशय क्षुद्रांत्र में पाचक रस मुक्त करता है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही है सिस्टम, ठीक है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई वंशागति यानी मां बाप के लक्षण बच्चों में जाना, यह आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है। और उसकी इकाई किसको कहते हैं? जीन को कहते हैं, जीन। तो यहां पर सही इंपॉर्टेंट शब्द हो जाएगा जीन, है ना। ये जो हमारे शरीर का डीएनए होता है, डीएनए, इस डीएनए के छोटे छोटे खंडों को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। इस जीन के लिए पहले मेंडल ने कारक शब्द का इस्तेमाल किया था ना। इस जीन के लिए पहले मेंडल ने सॉरी कारक शब्द का इस्तेमाल किया था, कारक शब्द का। बाद में इस कारक के लिए जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने जीन शब्द का इस्तेमाल किया था ना। तो इस कारक को जीन किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। मेंडल ने तो कारक कहा था पहले, ठीक है। डीएनए के छोटे छोटे खंड या छोटे छोटे टुकड़े जो मनुष्य में या किसी भी जीव में लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हैं, लक्षणों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, जीन हो जाएगा। सुमेलित करो, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, सी में 4 आएगा, सी में 4 एक ही ऑप्शन में, ये लो। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करेगा, अभी अभी पढ़ा था, आंत्र ज्वर कहते हैं, तो डी में फर्स्ट, देखो डी में फर्स्ट अपने आप आ गया। फाइलेरिया, ये दोस्तों फाइलेरियासिस मच्छरों से होगा,
कौन से मच्छर से होता है? फाइलेरियासिस, हाथी पांव रोग। एडिस से नहीं होता, एनोफिलिस से नहीं होता। ठीक है, चलो। प्लेग चूहे की वजह से यानी पिस्सू के काटने की वजह से होता है। एक मक्खी या पिस्सू होता है जिसका नाम है जिनोप्सिला चियोपिस, यानी उसे हम कहते हैं चूहा मक्खी, यानी कि रेड फ्लाई है ना, उसकी वजह से होता है ये प्लेग। ए में सेकंड ये हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दांतों का इनेमल। ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हड्डी यानी कि बोन, उसके बाद आती है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, और उसके बाद आती है मांसपेशी। ऐसे नंबर से चलता है मामला। ठीक है, थारपारकर किसकी नस्ल है? तो थारपारकर दोस्तों गाय की नस्ल है ना। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये थारपारकर, नागौरी, सांचोरी है ना, ये सब गाय की नस्लें हैं। ठीक है ना, साहीवाल, ये सब गाय की नस्लें हैं। कौन सी सब्जी जड़ नहीं है? सलजम जड़ है, मूली जड़ है, गाजर जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है दोस्तों। आलू क्या है? आलू तना है। ध्यान रखना, आलू जिसे सोलेनम ट्यूबरोसम कहा जाता है, ये जमीन के अंदर रहता है, लेकिन ये भूमिगत तने का उदाहरण है, यानी तना है आलू, जड़ नहीं होता। ठीक। डेंगू के बारे में पूछा है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो डेंगू एक वायरस से होता है। तो यहां वायरस पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, और मादा एडीज मच्छर की वजह से, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया था, तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो डेंगू एक वायरस की वजह से होने वाला रोग, मादा एडीज मच्छर की वजह से फैलेगा। ठीक है। संवेग का मात्रक दोस्तों, संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ये संवेग का सूत्र है। अब आप खुद मात्रक